Good morning, students. Welcome to Vida Party online classes. Myself, Aditya Solanki. I am your social science teacher, and this is your revision video of chapter 2 of history. In previous video, we discussed on chapter 1 bookwork exercises of chapter 1 of history, civics, and geography. Previous video में हम लोगों ने चैप्टर 1 हिस्ट्री सिविक्स जियोग्राफी की बुकवर्क पे डिस्कशन किया था और चैप्टर जो 2 था आपका मतलब इससे उसके पिछले वाली वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 2 हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी के बुक वर्क पर डिस्कशन किया था और इस चैप्टर में हम लोग चैप्टर 2 के नोटबुक वर्क यानी जो पीडीएफ में आपको वर्क मिलता है उस पर डिस्कशन करेंगे एज अ रिवीजन वीडियो के तरह। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। न्यू किंग्स एंड किंगडम्स, ये चैप्टर आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है, इसका बुक वर्क भी और इसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दी गई है अभी तक। वर्ड मीनिंग पे आते हैं। वर्ड मीनिंग में सबसे पहले वर्ड आता है डायनेस्टी। ये जो डायनेस्टी वर्ड है वो बहुत ही ज़्यादा इस चैप्टर में यूज़ किया गया है। डायनेस्टी का मतलब होता है राजवंश। देन सेकंड है आपका डिवोटी। डिवोटी का मतलब होता है भक्त। थर्ड है आपका कॉन्सोलिडेट। कॉन्सोलिडेट का मतलब होता है संगठित करना या एकजुट करना। देन मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री का मतलब होता है आश्रम। ये जैन से रिलेटेड है, जैन धर्म से। अनराइवल्ड का मतलब होता है अद्वितीय। मैग्निफिकेंट का मतलब होता है शानदार। और सोवर्जिनिटी का मतलब होता है स्वतंत्र, यानी कि जिसके ऊपर किसी का कंट्रोल ना हो। और रिचुअल का मतलब होता है रीति रिवाज। अब हम लोग आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर के ऊपर। फर्स्ट है आपका शॉर्ट आंसर्स, यानी कि आंसर दिस क्वेश्चन इन ब्रीफ। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका राइट अ शॉर्ट नोट ऑन भोजा फर्स्ट, यानी कि भोजा फर्स्ट पे हम लोगों को शॉर्ट नोट लिखना है। ये किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? गुर्जारा प्रतिहारा डायनेस्टी से। भुजा फर्स्ट वॉज द मोस्ट फेमस एंड एबल रूलर ऑफ गुर्जारा प्रतिहारा डायनेस्टी, यानी कि गुर्जारा प्रतिहारा डायनेस्टी के सबसे एबल और सबसे फेमस रूलर में से एक थे। ही कैप्चर्ड कन्नौज। इन्होंने कन्नौज को कैप्चर्ड किया था। और कन्नौज किस लिए जाना जाता था? क्योंकि कन्नौज ही एक रीजन था जो त्रिपार्टाइट स्ट्रगल होता था। तीनों जो किंगडम्स थी उनके बीच में। ही मेड हिज कैपिटल, और उसको अपना कैपिटल बनाया। ही वॉज एंड डिवोटी ऑफ विष्णु, यानी कि ये विष्णु के भक्त थे। एंड एडॉप्टेड द टाइटल ऑफ अधिवरह, और उनको कौन सा टाइटल मिला? अधिवरह का टाइटल मिला। फिर सेकंड क्वेश्चन है आपका डिस्कस अबाउट द पाला डायनेस्टी, यानी कि पाला डायनेस्टी पे हम लोगों को कुछ शॉर्ट नोट लिखना था। तो आंसर है आपका पाला डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय गोपाला, यानी कि किसके द्वारा स्थापित की गई? गोपाला के द्वारा। ही वॉज एन इलेक्टेड किंग chosen by the nobles because the previous ruler had died issueless. His capital was at Patliputra. Dharmpala and Devpala were the famous ruler of this dynasty. यानी कि पाला डायनेस्टी को किसने फाउंड किया? गोपाला ने। और ये इनको किंग इलेक्ट किया गया था नोबल्स के द्वारा। नोबल्स होते हैं जो सीनियर्स होते हैं राज दरबार के, कोर्ट के, उनको नोबल्स कहते हैं। क्योंकि जो प्रीवियस रूलर था वो उसकी मृत्यु हो गई थी। हिज कैपिटल वॉज एट पाटलिपुत्र, यानी कि इसकी जो कैपिटल थी वो पाटलिपुत्र पे थी। और धर्मपाला और देवपाला ये दोनों और दो फेमस रूलर हैं इस डायनेस्टी जो बिलोंग करते हैं। अब आपका है आंसर थर्ड। स्टेट वन अचीवमेंट ऑफ नागा भट्ट फर्स्ट, यानी कि नागा भट्ट फर्स्ट का हम लोगों को एक अचीवमेंट बताना था। अंडर नागा भट्ट फर्स्ट गुर्जारा प्रतिहारा रोज टू पावर इन द एरिया ऑफ अवंती एंड राजस्थान एंड गुजरात, यानी कि नागा फर्स्ट के अंडर में गुर्जारा प्रतिहारा जो डायनेस्टी थी उसकी पावर अवंती, राजस्थान और गुजरात जैसे एरिया में भी बढ़ी और वहां भी उनका साम्राज्य फैला। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। नेम डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड्स अंडर चोला डायनेस्टी, यानी कि जो अलग अलग टाइप की लैंड्स होती थी चोला डायनेस्टी या चोला एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, उसके बारे में बताना था। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड अंडर चोला डायनेस्टी वर एज अंडर। पहला है आपका वेलन वगई, यानी कि ये लैंड्स ऑफ नॉन ब्राह्मण पीजेंट प्रॉपराइटर। ये लैंड वो लैंड्स होती थी जो
पीजेंट्स को दी जाती थी, बेसिकली एग्रीकल्चर बेसिस के लिए। सेकंड है ब्रह्मदेय, यानी कि वो लैंड्स जो कि ब्राह्मण्स को गिफ्ट की जाती थी किसी रिचुअल पर्पस में या किसी भी ओकेशन में। और थर्ड है आपका शालाभोगा, ये वो लैंड थी जो कि स्कूल के मेंटेनेंस या एजुकेशन के लिए यूज में आती थी। इसमें एक दो टाइप की लैंड्स और भी हैं, बट मैंने शॉर्ट आंसर में इतना ही लिखवाया है क्योंकि ये शॉर्ट आंसर, अगर लॉन्ग आंसर में होता तो मैं सारे टाइप्स को एक्सप्लेन करता इसमें। देन आपका आंसर नंबर 5 है, व्हाट वर द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ राष्ट्रकूटाज। अब हम लोगों को राष्ट्रकूटाज कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में लिखना है, या इन्होंने क्या क्या किया अपने इनके रूल में। राष्ट्रकूटा रूलर हैड नॉट पैट्रोनाइज्ड सैविज्म एंड वैश्याविज्म बट ऑल्सो जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड इस्लाम, यानी कि इन्होंने सारे धर्म को एक नजरिए से देखा है। इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, यानी कि लिटरेचर फील्ड में भी दे इक्वली पैट्रोनाइज संस्कृत, प्राकृत, कन्नड़ लैंग्वेज, यानी कि लिटरेचर या साहित्य के फील्ड में भी इन्होंने सारी लैंग्वेज को इक्वल इंपॉर्टेंस दी है, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे वो प्राकृत हो, या वो कन्नड़ हो। द कैलाश टेम्पल एट एलोरा बिल्ट बाई कृष्ण फर्स्ट इन 9th century। और सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इनका माना जाता है कैलाश टेम्पल का, जो कि एलोरा में बनाया गया था 19th century में, जो कि किसके द्वारा बनाया गया था, कृष्णा फर्स्ट, जो कि इन्हीं के किंगडम के एक रूलर थे। उसको एक मैग्निफिकेंट पीस ऑफ आर्ट कहा जाता था, एक बहुत ही शानदार कला का पीस। हम लोग आते हैं लॉन्ग आंसर पे। हाउ न्यू किंगडम्स इमर्ज्ड इन द बिगनिंग ऑफ अर्ली मेडिवल पीरियड। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कैसे नए नए किंगडम्स का उद्गम होना शुरू हुआ अर्ली मेडिवल पीरियड में। तो उसका रीजन जब चैप्टर एक्सप्लेन कर रहे थे तो हमने बताया भी था, इस क्वेश्चन में भी हमने एक्सप्लेन किया है। बाय द 17th century, यानी 17th century तक जो बड़े लैंडलॉर्ड्स थे और वॉरियर चीफ्स थे, वो उनको महत्व बहुत ज़्यादा मिलने लगा, यानी कि उनको इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा मिलने लगी इन द किंगडम। किंग्स एक्नॉलेज देम एज देयर सबऑर्डिनेट और साबंताज, और किंग उनको अपने सबऑर्डिनेट्स की तरह ट्रीट करने लगे और समंताज की तरह ट्रीट करने लगे। जैसे जैसे समंताज को एक पर्टिकुलर एरिया दे दिया जाता था, जैसे कि हम लोग अभी पार्टीशन करते हैं कि कंट्री है, कंट्री के अंदर स्टेट्स हैं, अलग अलग स्टेट्स में, क्योंकि इससे कंट्रोल और रूल्स और रेगुलेशन बनाना, लॉ एंड ऑर्डर बनाना बहुत ही आसान हो जाता था। तो जो छोटे छोटे एरियाज थे वो समंताज को दे दिए जाते थे टैक्स कलेक्ट करने के लिए और उस रीजन को कंट्रोल करने के लिए। दे बॉट गिफ्ट एंड प्रोवाइडेड मिलिट्री सपोर्ट टू देयर किंग, और वो इसके बदले किंग्स को गिफ्ट प्रोवाइड कराते थे और मिलिट्री सपोर्ट भी प्रोवाइड कराते थे। एज दी समंताज गेन पावर एंड वेल्थ, और जैसे जैसे इन समंताज को पावर और वेल्थ मिलने लगा, दे डिक्लेयर देमसेल्फ एज महासमंता। और जब उनको पावर मिली और थोड़ा इंडिपेंडेंस मिली तो उन्होंने अपने आप को महासमंता घोषित कर दिया, और कभी कभार उन्होंने अपने आप को, कुछ तो ऐसे थे जिन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट ही घोषित कर दिया, यानी कि उस पर्टिकुलर एरिया के वही किंग हैं और उनके ऊपर कोई भी नहीं है, यानी कि उन्होंने अपने आप को सोवरेन डिक्लेयर कर दिया। इस तरीके से नए नए किंगडम्स का उद्गम हुआ। हम लोग आते हैं लॉन्ग आंसर नंबर 2 में। हु वॉज महमूद ऑफ गजनी, डू यू फील हिज मेन एम वॉज टू प्लंडर इंडिया, एक्सप्लेन। Sultan Mahmud of Ghazni ruled from 1997 to 1030 CE. He extended his control over part of Central Asia, Iran, and northwestern part of the subcontinent in order to bring back wealth and build a large army. Mahmud of Ghazni raided the subcontinent 17 times between 1000 to 1027. He attacked mainly on the temple and towns in North India. This was because he had heard that there was a lot of gold and jewelry kept in the temples of India. Yes, his main aim was to plunder India because he did not establish Muslim rule in India. He only plundered the wealth of India. Mahmud of Ghazni
का जो कंट्रोल था वो सेंट्रल एशिया, ईरान और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में भी था। और इतनी बड़ी जगह को कॉन्कर करने के बाद उसको एक बहुत ही बड़ी आर्मी भी मेंटेन करनी थी, जिससे कि उस चीज़ को प्रोटेक्ट कर पाता। तो उसके लिए उसने 17 टाइम इंडिया पे अटैक किया। और अटैक करने का मेन रीज़न ये था कि उसने ये बहुत सुना था कि जो नॉर्दर्न इंडिया के या नॉर्दर्न सब कॉन्टिनेंट के जो इंडिया के टेम्पल होते थे, वो उसमें कई सारी ज्वेलरीज और गोल्ड्स रखे जाते थे। इस वजह से उसने अटैक किया था। और उसका जो इरादा था वो केवल वेल्थ लेने का था, यहाँ पे कोई भी रूल इस्टेब्लिश करने का नहीं था। उसने मुस्लिम रूल इस्टेब्लिश नहीं किया था, उसने केवल भारत को लूटा था। हम लोग आते हैं थर्ड पे, गिव एन अकाउंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चोला डायनेस्टी। चोला डायनेस्टी के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर हम लोगों को विचार करना था। तो ये ड्यूरिंग द चोला डायनेस्टी द विलेज काउंसिल हैज सेवरल एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शंस इंक्लूडिंग dispensing justice and collecting tax. Rich peasant of the Velala caste exercised considerable control over the affair under the supervision of the central government. The Chola kings gave title like Movendra Velan, a Velan of peasant serving three kings. चोला डायनेस्टी में बहुत ही अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत ही अच्छा प्रशासन बनाया गया था। अगर हम लोग विलेज काउंसिल की बात करें तो उसमें अलग अलग जो पीजेंट थे उनको इम्पोर्टेंस दी जा रही थी। और उनके जो टैक्स कलेक्शन सिस्टम था वो भी बहुत ही अच्छा था, यानी कि वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं था किसी टाइप का, या उनके ऊपर अत्याचार नहीं हो रहा था, और उनको प्रॉपर रिस्पेक्ट भी दी जा रही थी। हम लोग आते हैं आंसर नंबर 4 पे। व्हाट वर द कॉजेज फॉर द डिफीट ऑफ राजपूत, यानी राजपूत की हार के कारण क्या थे। जब हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था तो इस चीज को बहुत ही डिटेल में पढ़ा था। द कॉजेज फॉर द डिफीट ऑफ द राजपूत, दे वर ऑलवेज फाइटिंग विद ईच अदर, यानी कि वो हमेशा आपस में ही लड़ा करते थे सुप्रीमेसी के लिए। तो इन सब बैटल्स से वो वीक हो गए, इस वजह से ना वो खुद को डिफेंड कर पाए और ना ही एक साथ खड़े हो पाए तुर्किश इन्वेंशन के अगेंस्ट। द तुर्क वर मिलिट्री सुपीरियर टू द राजपूत। और मिलिट्री की बात करें तो तुर्क की मिलिट्री जो थी वो राजपूत से कई गुना ज़्यादा बेहतर थी और बड़ी थी। और थर्ड रीज़न है, राजपूत हैड नो स्टैंडिंग आर्मी, यानी कि उनके पास कोई भी स्टैंडिंग आर्मी थी ही नहीं। दे हैड टू डिपेंड ऑन देयर फेडरल लॉर्ड्स, यानी कि वो हमेशा मतलब जो उनके सबऑर्डिनेट्स होते थे उन पे ही उनको निर्भर होना पड़ता था, उनके पास खुद की कोई आर्मी नहीं थी। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको कभी अभी भी कोई प्रॉब्लम लगे किसी भी आंसर में, या कोई भी आंसर आपको ना समझ में आए, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।